हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी 27 जून को है और हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलें आती लोगों को करंट अफेयर्स कवर करने में। सो हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, सबसे बड़ा इशू आता है ना कि आप इतनी सारी करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो। ठीक है, आपके पास अलग अलग कोचिंग की मैगजीन्स हैं, प्लस यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे हम जो इररिलेवेंट कंटेंट है उसको फिल्टर आउट करें और केवल काम की चीज़ें को हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है बच्चों को। राइट, तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि बच्चों को जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हम मेंस की पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ को देख रहे हैं तो कैसे हमको उसको अपने आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व करना है, ये सारा चीज़ हम उसमें देखते हैं। ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी अपने डाउट्स हैं आप वहाँ पे लिख सकते हो। ऑलराइट, और आगे वाले आने वाले टाइम पे जो भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम उनके साथ जूम सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। ऑलराइट, वन ऑन वन सेशंस रहेंगे ताकि आप अब खुल के अपनी जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको शेयर कर सको और उसका तुरंत सॉल्यूशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना होता क्या है कि आपके अंदर डाउट्स इकट्ठे होते रखते हैं, वो आपके प्रिपरेशन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस हफ्ते हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। पहला है आपका गोल्ड डिमांड इन इंडिया हिट एट 25 ईयर लो। तो देखो, नाम से तो आपको लग रहा है यार ये तो इकोनॉमिक का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की चीज़ है, बट कैसे इसमें हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड है आपका NCAVS इंडिया फोरम 2021, जिसके ऊपर मैंने पिछले वीडियोस में भी इसको कवर किया था। नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग वैल्यूएशन फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। ऑलराइट, थर्ड है आपका पाकिस्तान गेट्स जीआई टैग फॉर बासमती राइस। ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें से क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेटेंट्स वगैरह आते हैं तो जीआई टैग इज़ वन काइंड ऑफ पेटेंट। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इंक्लूडेड अंडर एमएसपी स्कीम। ठीक है, तो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, ठीक है, उनके लिए एमएसपी दी जा रही है। जनरली आपको पता ही है कि एमएसपी हम गेहूं और चावल के लिए जनरली देते हैं, बट ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी देना स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने उसके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम भी बनाई है। नेक्स्ट है आपका इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स फॉर छाहबाड़। तो छाहबाड़ पोर्ट आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। लोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखो, प्रीलिम्स में हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके किसी ना किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, चाहे वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हमको ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर करना है। ठीक है, देन वी हैव अ मिलिट्री सीजेस पावर इन म्यांमार कू। ठीक है, आप सबको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़, बट ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारा म्यांमार और कौन से इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री शेयर करते हैं, क्या अलग सी चीज़ है म्यांमार और इंडिया के बाउंड्री शेयरिंग में। ठीक है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव फर्स्ट रॉकेट ऑन बायोफ्यूल। स्टारडस्ट करके एक रॉकेट लॉन्च हुआ है जो कि एंटायरली बायोफ्यूल से उसको उड़ाया गया है। ठीक है, तो बायोफ्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि जो यूनियन बजट आपका अभी 2 फरवरी को 1 फरवरी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या हिट्स एंड मिसेस हैं, क्या क्या एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में चीज़ें दी गई हैं या क्या क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं जो चीज़ देनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए जिसको हम इस पूरे हफ्ते इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सी, पहला न्यूज़ था
गोल्ड डिमांड इन इंडिया हिट अ 25-year लो, राइट। तो देखो, आपको तो लग रहा है कि यार ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो न्यूज़ है, राइट। अब देखो कैसे हमको सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग करनी है वो देखना है, ऑलराइट। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडिया में इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं क्यों करा रहा हूँ, यूपीएससी 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन कि राजस्थान में कोई भी गोल्ड माइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म्स में, तो हमें जो भी न्यूज़ में आ रही हैं उन चीज़ों को तो कवर करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस है। आप देख सकते हो ये है इंडिया का मैप, राइट। तो मेजर वंस तो यहाँ पे मेंशन है, तो आपको मेजर गोल्ड माइंस तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और आगे एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, यूपीएससी में कई बार कुछ क्वेश्चंस बिना पढ़े आ जाते हैं, मतलब जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आपको वो सॉल्व भी करना है। तो वो कैसे करोगे, देखो पहले तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस देख लेते हैं। तो अगर आप ये कर्नाटका देख रहे हो, तो कर्नाटका में एक हो गया आपका रायचूर, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है। कर्नाटका में आपका एक तो हो गया रायचूर गोल्ड माइंस, राइट। सेकंड हो गया आपका कोलार, कोलार गोल्ड माइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलार गोल्ड माइंस तो ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे है कर्नाटका में, यहाँ पे कोलार गोल्ड माइंस है, ठीक है। केजीएफ मूवी आप सबको पता होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स पे बेस्ड है, राइट। वहाँ पे क्या मजदूरों की हालत थी, वहाँ पे क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका, उस पे बेस्ड है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कर्नाटका में हमारे 2 मेजर गोल्ड माइंस हैं, राइट। आंध्र प्रदेश आइए, आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा चित्तूर गोल्ड माइंस, चित्तूर, ओके। नेक्स्ट आप आइए, पहुंचे कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में आपका ईस्ट सिंहभूम गोल्ड माइंस है, बहुत फेमस, ऑलराइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस हैं, ये आपको जो पता होनी चाहिए, ऑलराइट। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था, यूपीएससी 2018 में, कि राजस्थान में देर इज नो गोल्ड माइंस, ऑलराइट। देखो मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें ब्रॉड आइडिया पता है, ठीक है। कि यार ईस्ट साइड में अगर मैं देखूँ छोटा नागपुर प्लेटू में, तो यहाँ पे कोल एंड आयरन है, राइट। अगर मैं नीचे आऊँ कर्नाटका प्लेटू, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आयरन डिपॉजिट ज़्यादा है। राजस्थान में जनरली हमको पता है कि कॉपर फील्ड्स हैं, ठीक। बट कभी भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए ना कि देयर इज नो गोल्ड माइन इन राजस्थान, तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमको एलिमिनेट करना है, ऑलराइट। अब देखो यही चीज़ होती है एलिमिनेशन टेक्निक। तो पहला जो फैक्टर होगा जिसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करोगे एग्जाम में, दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जैसे नो, ठीक है, या ऑल। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम है वो इट विल डिस्ट्रॉय द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटायरली। तो ऐसी वर्ड्स जो होते हैं ना जो एक्सट्रीम फॉर्म्स में, जनरली ये गलत होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2017 से 2020 के प्रीलिम्स के पेपर हम सॉल्व करेंगे, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स हेल्प करती हैं करेक्ट आंसर पाने में। कई बार आपको रहेगा कि यार नहीं मुझे नहीं पता है, कई चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। आप सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स और टेक्निक्स विल हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो देखो ये तो हमारा चलो करंट में है। अगर आप सब लोग समझ सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया की जो किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी वाली क्लास 12th, उसमें एक चैप्टर है आपका मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो वो बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है कि भाई कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, आयरन रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, यूरेनियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑलराइट। तो ऐसे ही गोल्ड न्यूज़ में तो गोल्ड को भी हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया। और ऐसे सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग करते चलना है हमें, हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये तो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है बस हमारे काम की नहीं है। अगर आप सब लोग नोटिस कर पा रहे हो कि यूपीएससी 2019 में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन था आपका कि हम्पी, हम्पी, और यहाँ पे यहाँ प्लेसेस दे दिए थे,
एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में थी रिवर्स ऑफ इंडिया, और कौन सी सिटी या कौन सा प्लेस किस रिवर के बैंक्स पे, ये क्वेश्चन था। तो आपको ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। NCAVS इंडिया फोरम। ऑलराइट, सो इसका फुल फॉर्म क्या है NCAVS का? बेसिकली मैंने इसको पिछले सेशंस में भी करवा रखा है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। बेसिकली जो भी इकोसिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपका फूड हो, ऑलराइट, चाहे वो आपका फॉडर हो, चाहे वो आपका वुड हो, राइट, तो ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। ऑलराइट, और इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए ये फोरम बैठाई गई है कि इनकी एक वैल्यूएशन कर दी जाए कि अगर लेट्स से इंडस्ट्री है, उसको इस फॉरेस्ट एरिया में कुछ सेटअप करना है, ठीक है, तो वो जंगल काटेगा। ऑलराइट, पहले तो वो जंगल काट के वहाँ सेटअप करके निकल लेता था, कोई इशू नहीं, बट अब बोला गया कि अगर वो जंगल काट रहा है तो उस पूरे जंगल की क्या वैल्यूएशन होगी, उसको वो पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, तब वो यहाँ पे सेटअप कर सकता है। इसी सिमिलर मोटिव के साथ आपका कैंपा स्कीम लॉन्च की गई थी, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो ये इसके ऊपर है। ऑलराइट, तो इसका फुल फॉर्म आपको ये है। अब देखिए इसका एम क्या है। एम है इसका टू हेल्प 5 कंट्रीज। कौन सी 5 कंट्रीज है इसमें? सबसे पहले है आपका इंडिया, सेकेंड वन है ब्राजील, थर्ड वन इज चाइना, फोर्थ वन इज मेक्सिको, एंड फिफ्थ वन इज साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हेल्प करना है। वो क्या हेल्प करेंगे? टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ओके, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो 2 टर्म यहां पे की टर्म आ रहे हैं, सस्टेनेबल प्लस कंजर्वेशन, ओके। ये मतलब ये एनवायरमेंट वाला आउटलुक हो गया, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी साथ में ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ये नहीं कि आपने बस एनवायरमेंट कंजर्व कर दिया, चीजें बनने ही नहीं दी आपने, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों का एक बैलेंस रख के इसको आगे बढ़ाना है, राइट। अब देखो, ये तो चलो हमें बेसिक आइडिया हो गया कि ये क्या बॉडी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, राइट, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग, राइट। पहले बोलेंगे इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस फोरम, या इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस फोरम, ठीक है, और दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बॉडी। लेट्स से ये स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन XYZ बॉडी बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस स्कीम को कौन, बेसिकली इस फोरम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दिस प्रोजेक्ट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, UNEP, ऑलराइट, एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 बॉडीज को जॉइंटली इंप्लीमेंट कर रही हैं। इंडिया में जो मेन बॉडी है जो इसको कर रही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मॉस्पी, ठीक है, एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑलराइट। तो ये इसको बेसिकली आपका देख रही है, राइट। अब देखो, ये जो बेसिकली NCAVS हुआ था, ये 2017 में लॉन्च किया था किसने? यूरोपियन यूनियन ने, ऑलराइट। यूरोपियन यूनियन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्यों? नेशंस के बीच में एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को साथ में लेके हमको कैसे फ्लरिश करना है या डेवलप करना है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो आपका और साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी रहे,
ओके, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कैसे करना है ये स्टार्ट किया गया था, और इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली है। ओके, तो ये आपका हो गया NCAPS। तो आपको इम्प्लीमेंटिंग बॉडी पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? राइस। तो ये कोई ऐसा वैसा राइस नहीं है, दिस इज अ बासमती राइस। ऑलराइट, और देखो न्यूज़ क्या है बेसिकली, पाकिस्तान को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है बासमती राइस के लिए। ऑलराइट, तो देखो हो क्या रहा था बेसिकली, ये पाकिस्तान बासमती राइस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, कि भाई बासमती राइस का टैग किसको मिलेगा। तो इंडिया ने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी यूरोपियन यूनियन में, क्लेम कर रही थी कि, इंडिया बोल रही थी कि ये बासमती राइस है, ये हमारा है, ये हमारे यहाँ उगाया जाता है, ठीक है। बट पाकिस्तान ने भी कुछ अपने एविडेंसेस दिए और पाकिस्तान को जीआई टैग मिल गया, राइट। तो देखो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लेट्स से कि इंटरनेशनल रिलेशन का कभी मेंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो लेट्स से, ठीक है, आईआर का मेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन इज अबाउट लेट्स से इंडिया पाकिस्तान, तो उसमें रिलेशन में कन्फ्लिक्ट वाले पोर्शन में आप मेंशन कर सकते हो, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट में ये बासमती वाला कन्फ्लिक्ट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड इकोनॉमी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमें जीआई टैग के बारे में आइडिया होना चाहिए, दैट व्हाट इज अ जीआई टैग, ठीक है। सो जीआई टैग बेसिकली एग्रीकल्चरल, नेचुरल और अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या क्या हो गया मैन्युफैक्चर में, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इनको दिया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लेट्स से हो गया आपका टी, तो आप सबको पता है इंडिया में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत फेमस है, ठीक है। कोई और लेट्स से नेचुरल थिंग है, लेट्स से हल्दी, आपको पता है ओडिशा की कंधामल हल्दी, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ओके, सो इसका एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी होना चाहिए, यार ये जो प्रोडक्ट है लेट्स से XYZ, ये आपका वेस्ट बंगाल्स में मिलता है केवल, ठीक है, या लेट्स से आपका कोई और जीआई टैग हो गया, लेट्स से हल्दी जो होगी वो उड़ीसा में मिलती है, कंधामल हल्दी, राइट, या तमिलनाडु की भी एक हल्दी को मिला है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी होगी उसकी। ऑलराइट, चलिए अब देखो ये जीआई टैग मिलने से फ़ायदा क्या होता है। लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मुझे मिल गई जीआई टैग कि यार ये प्रोडक्ट पंजाब से, ठीक है, पंजाब से कोई प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिल गया। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ तो एक ये चीज़ अश्योर करती है क्वालिटी को कि यार ये जो प्रोडक्ट होगा ना ये बहुत शानदार क्वालिटी का होगा, ठीक है। प्लस एक ये डिस्टिंक्टिव चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है भाई। जैसे दार्जिलिंग टी, चाय पत्ती तो बहुत सारी है, रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन जब भी नाम आ जाता है कि यार दार्जिलिंग टी, तो कस्टमर के अंदर, एक कंज्यूमर के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। प्लस उस जगह के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, राइट। फोर्थली उसके इंटरनेशनल रिकग्निशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है, ठीक है। सो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब देखो किसी भी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल गया तो अब कोई भी प्रोड्यूसर या मार्केट इसका मिसयूज़ नहीं कर सकती कि भाई दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में उग रही है लेकिन हम तो महाराष्ट्र में बेच रहे हैं उगा के कि ये है दार्जिलिंग टी जीआई टैग, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जीआई टैग के बारे में। ओके, तो ये हो गया कि ये प्रोवाइड करती है कंफर्ट टू कस्टमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट,
ठीक है, कि कितना ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि नहीं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कस्टमर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ फेमस जीआई टैग्स इंडिया के। ठीक है, हमने तो जीआई टैग पढ़ लिया भाई बासमती राइस को, बट हमारा काम क्या है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड द न्यूज़। ठीक है, और हमें एक होलिस्टिक कवर करना है कि जीआई टैग बाकी भी देख लेते हैं इंडिया में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्टेट वाइज कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप ये मैप देख सकते हो। राइट, तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें जम्मू एंड कश्मीर से, तो यहाँ पे कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, अखरोट के पेड़ से अलग अलग फर्नीचर बनाए जाते हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल, ये बहुत फेमस है। अगर आप उत्तर प्रदेश आओ, उत्तर प्रदेश में आपकी बनारसी साड़ी हो गई। चिकनकारी लखनऊ की हो गई। ठीक है, मिर्ज़ापुर में दरी हो गई, बहुत फेमस कारपेट होते हैं मिर्ज़ापुर के। ठीक है, मिर्ज़ापुर सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मिर्ज़ापुर जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ की कारपेट बहुत फेमस है। ठीक है, एमपी अगर आप आओगे तो एमपी में आपको चंदेरी फैब्रिक मिलेगा, चंदेरी फैब्रिक की साड़ी बहुत फेमस होती है। ठीक है, कड़कनाथ चिकन, एमपी में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक चिकन मिलता है उसका नाम है कड़कनाथ, वो पूरा ब्लैक कलर का होता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप ये मैप देख के अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, खासकर नॉर्थ ईस्ट पे भी फोकस रख सकते हो आप, साउथ में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मैप थोड़ा अच्छे से स्टडी एक बार कर लेना, मेजर वाले याद रहें आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज थी 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इंक्लूडेड अंडर एमएसपी स्कीम। ठीक है, तो एमएसपी आप सबको पता है क्या होता है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जिसके लिए अभी आप सबको पता है फार्म बिल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये एमएसपी हटाने के उस पर भी एक इसका एंगल बना हुआ है। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, एमएसपी क्या होती है। लेट्स से मैं किसान हूँ, ठीक है, राइट से मैं किसान हूँ, ओके, मेरा ये खेत है। ऑलराइट, तो एमएसपी बेसिकली एक अश्योरेंस होता है सरकार की तरफ से। सरकार अश्योर करती है कि भाई आप ये, लेट्स से मैं गेहूँ उगाता हूँ, मैं वीट उगाता हूँ, तो सरकार बोलती है लेट्स से मैं उगाने वाला हूँ, ओके, मैं अभी यहाँ पे वीट उगाऊंगा अभी, ओके, बट सरकार क्या बोलेगी, मैं आपको अश्योर करती हूँ या करता हूँ कि आप जो गेहूँ उगाओगे मैं उसको लेट्स से 1,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मैं ये आपसे ले लूँगा। ठीक है, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, भले ही आपके कितना भी मतलब मौसम कैसा भी आ गया हो, क्वालिटी कैसी भी हो, मैं आपको अश्योर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पे हो जाएगा यार कि मैं तो उगा दूंगा, सरकार मेरे को मिनिमम इतना तो पैसा देगी ही देगी। ऑलराइट, लेट्स से मार्केट में तो प्राइस कम चल रही है गेहूं की, मार्केट में प्राइस होगी लेट्स से 800 रुपये, लेकिन मेरे पास तो सरकार का एक एश्योरेंस है कि मुझे 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एश्योरेंस हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और किसान को एक अच्छा भी लगता है। ठीक है, लेट्स अगर मैं आपको बोल दूं, जो भी हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि यार भाई आप कुछ भी पढ़ो, मैं आपका प्रीलिम्स तो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो और मन लगा के पढ़ते हैं, हमारा प्रीलिम्स तो क्लियर है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये एश्योरेंस है। तो इस लिस्ट में अब होता क्या, ये तो चलो नॉर्मली जो एमएसपी दी जाती है, तो 90% वो वीट और राइस के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बाकी आइटम्स भी हैं, बट जनरली ये दो प्रीडोमिनेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर पैसे मिलते हैं किसानों को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बोले कि चलो किसानों को तो मिल गया, जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स हैं उनकी भी तो कुछ हेल्प की जाए, उनका भी तो डेवलपमेंट किया जाए। तो उनको बोला गया कि जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक टर्म है, इसके लिए हम उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है। ओके, सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं आपके इस टाइप के, बैम्बू मैट, हनी, ठीक है, ये फ्रूट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोई फ्लावर हो गया,
ठीक है। अदरक हो गई, जिंजर, इलायची, ये कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। ऑलराइट, सो जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, देखो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्ट्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता होने चाहिए। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर मेंशन है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये एक्ट डिफाइंस का सेक्शन 2 जो है वो डिफाइन करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? ऐसे प्रोड्यूस, पहले तो ये नॉन टिम्बर होने चाहिए, मतलब लकड़ी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, पेड़ से रिलेटेड। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जैसे क्या हो गया नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं, पहली चीज। ठीक है, और क्या क्या चीज इसके अंदर होती है? बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, कोकून, हनी, वैक्सेस, लैक, तेंदुपत्ता और कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी हो गई या फिर लेट्स से इलायची और भी जो भी प्लांट्स हैं। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है, पहला तो होना चाहिए वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इट शुड बी अ नॉन टिम्बर। ठीक है, सेकेंडली इट शुड हैव अ प्लांट ओरिजिन, मतलब किसी पौधे से वो उगा हो या निकला हो। ऑलराइट, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए या प्रोडक्ट्स हो गए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। और ये किस एक्ट में मेंशन्ड है? ये देखो, एक हमको थोड़ा बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, तो ये मेंशन्ड है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ऑलराइट, अब देखो मैं क्यों बताया हूँ, यूपीएससी 2018 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर, न्यूज में चल रहा था, वहां के ट्राइबल से रिलेटेड कुछ न्यूज में उस टाइम चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे। ठीक है, अब देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ये ट्राइबल्स ने तो चलो ये सब इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अब इसको खरीदेगा कौन? तो ये स्टेट जिस एजेंसी को डेजिग्नेट करेगी, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई ये ट्राइबल से ये चीज़ें हमें, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके हमको ये लेना है। ठीक है, तो ये उनकी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट लेंगे और उनको एक सपोर्ट प्राइस दे देंगे कि ये लो भाई आपके पैसे हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री वन धन स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री वन धन स्कीम। तो ये चीज़ आपको थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं दे दे रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स फॉर छाहबाड़। ठीक है, तो छाहबाड़ पोर्ट आप सबको पता ही है, पिछले 2-3 साल से लगातार न्यूज में है ये। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसकी लोकेशन और आसपास की भी जो चीजें हैं उनको हम इनको इस पे देखेंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका इंडिया, ये है इंडिया दिस। और थोड़ा आप आगे और बढ़ो तो आपका आ जाता है पाकिस्तान, थोड़ा और आगे बढ़ो तो आपका आ जाता है ईरान। ठीक है, और ईरान में ही ये है आपका छाहबाड़ पोर्ट। ऑलराइट, तो ये आपका ये जो स्ट्रेट देख रहे हो, ये जो पतला सा ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्मूज, हॉर्मूज स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आप जो भी स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी देख रहे हो, आप लोगों को अगर एक वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, जो साल भर जो प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि केवल जो भी करंट में प्लेसेस न्यूज़ में चल रहे हैं उन पे सवाल आते हैं। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 2016 में गोलन हाइट्स पूछा था। ठीक है, 2017 में आपका कैटलोनिया पूछा हुआ है, ये सब न्यूज़ में चल रहे थे। राइट, तो छाहबाड़ पोर्ट पूछा हुआ है इस पर क्वेश्चन 2017 या 18 में। राइट, तो ये सब जितनी भी प्लेसेस रहती हैं न्यूज़ में उन पे सवाल आता ही आता है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ यार उस पर भी वीडियो बनाया जाए और आप लोग को दिया जाए, तो प्लीज़ कमेंट करना आप कमेंट सेक्शन में, जिन जिन को भी चाहिए। ठीक है, ऐसे मैप के थ्रू दिखाते हुए मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, तो मेरे को आप कमेंट में मेंशन कर देना एक बार। तो ये आपका हॉर्मूज स्ट्रेट। ऑलराइट,
अभी मैं छाबाड़ भी दिखाऊंगा क्या उसका सिग्निफिकेंस है, पहले आसपास की चीज़ें देख लेते हैं। तो ये रहा छाबाड़ पोर्ट। छाबाड़ पोर्ट का देखो नेबर, पड़ोसी पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ओके, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया जो है, इंडिया छाबाड़ पोर्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट की है, ठीक है। और जो चाइना है, अगर आप टॉप राइट में देख पा रहे हो, चाइना, चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। बेसिकली इंडिया के छाबाड़ पोर्ट को के इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी एस्पेक्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। कैसे एक देश आप किसी और की हेल्प कर रहे हो, तो चाइना ने क्या किया, इंडिया का जो सबसे फेमस एनिमी है हमारा, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, उसके पोर्ट को हम डेवलप कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल बैलेंस बनाने के लिए चीज़ें होती हैं, राइट। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया, और ये जो शू शेप आप देख रहे हो, ये दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। ऑलराइट, लास्ट क्लास में मैंने येमेन के ऊपर बताया था आपको, हाउथी रिबेल्स होते हैं यहाँ पे, हाउथी, ठीक है। ओमान हो गया आपका, कतर देखो ये, राइट, यूएई, दुबई वगैरह आपके यहाँ पे लग गए, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। तो पहले मैं उससे पहले आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ कि ये अलग से कोई बस सिंगल पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक चेन है, राइट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक टर्म, सिल्क रूट, राइट। तो सिल्क रूट बेसिकली चाइना का एंशियंट रूट था, ये चाइना है, इनका एंशियंट रूट था टुवर्ड्स आपका यूरोप तक का, ऐसे पहले हुआ करता था, ठीक। अब उसी का मॉडर्न वर्जन है, ये तो पहले लैंड हुआ करता था क्योंकि पहले समंदर से उतना चीज़ तो जा नहीं पाता था, तो पहले ये लोग लैंड के थ्रू जाते थे। अब उसी का मॉडर्न वर्जन है मैरीटाइम सिल्क रूट। तो अगर आप ये ब्लैक वाला पोर्शन देख सकते हो, ब्लैक लाइंस जो चाइना से ऐसे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, चाइना से देखो ये अलग अलग पोर्ट है, फुजऊ, ग्वांजू, हाइकू, वियतनाम में हनोई, मलेशिया में कुआलालंपुर, इंडोनेशिया में जकार्ता, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ठीक है। तो ये चाइना का बेसिकली एक कनेक्टिविटी बना रही है सारे देशों के साथ, और ये किस पे फोकस हो रहा है, बेसिकली इंडियन ओशियन पे, ऑलराइट, ताकि इंडिया को चारों तरफ से हम अपने पोर्ट्स बना बना के इंडिया को घेर लें, ठीक। चाइना की ये स्ट्रैटेजी है। उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने बोला कि भाई हम ईरान में पोर्ट बनाएंगे, हेल्प करेंगे आपको बनाने में, छाबाड़ पोर्ट, ठीक है, जो कि फर्दर एक्सटेंड होगा। ये देखो इंडिया ने यहाँ से पोर्ट बनाया छाबाड़ तक, यहाँ पे कनेक्टिविटी, फिर आगे भी ये कनेक्ट करेगा इंडिया को यूरोप से, ठीक है। तो ये बहुत फेमस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, जिसका एक पार्ट है ये मैरीटाइम रूट, ठीक है, जो कि फर्दर इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करते हुए यूरोप में कनेक्ट करेगा। रीजन ये क्यों बनाया जा रहा है, तो अगर आप देख सकते हो ये वाला मैप, ठीक है, तो इंडिया है, अगर इंडिया को मिडिल ईस्ट जाना है, यहाँ पहुंचना है इंडिया को, ठीक है, तो हमको कहाँ से जाना पड़ेगा, हमको पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा। इसी चीज को, पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हम बोले कि हम इधर से नहीं जाएंगे, हम अपना मैरीटाइम रूट बना के हम डायरेक्टली ईरान पहुंचेंगे, फिर यहां से हम यूरोप में एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये है अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इंडिया की, टू बाईपास पाकिस्तान, ठीक है। छाबाड़ पोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाईपास पाकिस्तान, ठीक है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में डायरेक्ट आया हुआ था, ठीक है, प्रीलिम्स में। ऑलराइट, चलिए, तो ये मैप आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह जो भी हैं न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, उस पर भी जो मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस में वीडियो लेके आऊँगा तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी। जैसे श्रीलंका का आपका यहाँ पे चाइना ने इन्वेस्ट किया है हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, हम्बनटोटा। इंडिया वैसे ही क्या कर रही है, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट है, सबांग, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल चीज़ों को, पर हमको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैप पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं
सिग्निफिकेंस क्या है, वाई छाबाड़ पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ऑलराइट, तो पहले मैंने आपको बता दिया था इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को इजीली बाईपास कर सकता है। क्यों बाईपास करना है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अफगानिस्तान। तो इससे हमारा अफगानिस्तान के साथ रिलेशन भी अच्छा होगा। ऑलराइट, सेकेंड है आपका इट विल बूस्ट इंडियाज एक्सेस टू ईरान, मतलब मिडिल ईस्ट में हमारा एक्सेस बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान को हमको बाईपास करना कर देंगे, हम नदी के रास्ते, समंदर के रास्ते हम ईरान पहुंच जाएंगे और फर्दर आगे। ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन अरेबियन सी। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, तो यहाँ पे इंडियन ओशन में चाइना अपना जो चाइना की स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, ये स्ट्रैटेजी है कि भाई इंडिया को देख रहे हो, अब एक रस्सी की तरह दिख रही है ब्लैक लाइन, और इसमें छोटे छोटे पर्ल्स जैसे ये आपके पोर्ट्स हो गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टैक्टिक। ठीक है, तो इंडिया को चारों तरफ से घेर लो और वहां पे इंडिया पे हम नजर रख सकते हैं। तो इसी को काउंटर करेगा इंडिया का। इंडिया भी बोला हम भी अपने पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चाइना को अरेबियन सी, ये आपका अरेबियन सी है, इसमें फिर चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं, हम अपने पोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इंडिया भी अपनी तरफ से कुछ कुछ कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड आपका हो गया टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन अरेबियन सी। फोर्थ हो गया आपका ट्रेड बेनिफिट्स। साफ सीधी बात है भाई कि आपको पता है कि 70% जो लगभग ट्रेड होता है इंडिया का बाई वॉल्यूम, ये आपका कोस्टल आपका शिपिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल अफेयर्स में। ठीक है, छाबाड़ पोर्ट जो है एक बहुत अच्छा मीन्स हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, जैसे हमारे कुछ लेट्स से कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग हम इंडियंस फंस गए थे अलग अलग देशों में। ठीक है, तो अगर हमारी कनेक्टिविटी उन देशों के साथ अच्छी है तो हम ईजिली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने लोगों को बुला सकते हैं, या वहाँ पे लेट्स से कुछ इशू चल रहा है तो हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए। लेट्स से ईरान में कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो इंडिया अपने पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेज सकता है, लोगों को भेज सकता है कि भाई वहाँ जाके सपोर्ट करो। तो एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट छाबाड़ पोर्ट। और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी एक अच्छा आंसर लिखने के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स में क्वेश्चन सही करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो देखो हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन, खासकर एनवायरमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में चलिए कुछ देख लेते हैं। सो सबसे पहले एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब इट इज मेड बाय लॉ। ओके, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये बॉडी है। ठीक है, इसका एम क्या है? एम इज टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है यहाँ पे की, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ जो क्राइम किया जाता है। जैसे आप सबको पता है कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, जो उसकी बोन्स होती है, दांत निकले होते हैं, उसकी स्मगलिंग होती है। ठीक है, सिमिलरली असम में राइनोसरस के जो सींग होते हैं, ठीक है, उसकी स्मगलिंग होती है, उनको मार दिया जाता है। तो ये पूरी प्लान तरीके से होता है। मतलब कुछ लोगों को ये बोलते हैं कि आप इनके टस्क लेके आओ और हम आपको इतना पैसा देंगे और हम इसको अपने दूसरी जगह इसको इसकी इलीगल स्मगलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी इश्यूज में ये सब आप कवर करते हैं। ऑलराइट, तो ये बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इन्हीं क्राइम्स को रोकने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। राइट, इसी के सिमिलर टाइप की एक बॉडी है, वो उनका काम थोड़ा अलग है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और प्राइम मिनिस्टर इज द
चेयरमैन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं इस बॉडी के। ओके, सो अंडर सेक्शन 38 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1972 की, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बॉडी की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं, ग्लैंस मार लेते हैं। पहला है इसका टू कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम। किसी भी बॉडी की, देखो पुलिस को भी अगर कोई क्राइम सुलझाना है तो पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई क्राइम अगर रोकना है तो उसके पास एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये क्राइम होने वाला है, ये ऐसे लोग हैं ये क्राइम कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड है टू डिसिमिनेट द सेम टू द स्टेट। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई, आप पूरे स्टेट में फैला दो कि भाई ऐसे लोग हैं ये क्राइम कर सकते हैं तो इनको रोकना है। ठीक है, थर्ड है आपका टू स्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ डेटा बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में आप सबको पता है डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे कुछ टाइम पहले जिन देशों के पास ऑयल था वो लीडर थे, आज के टाइम में वो चीज़ ऑपोजिट हो गई है। वो हो गया जिन देश के पास डेटा है वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है, इसलिए डेटा माइनिंग कर रहे हैं कई कंट्रीज। ठीक है, इलीगली लोगों के डेटा लीक कर दिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन बिल नया बन रहा है इसी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, हमारी प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए, प्रिवेसी इज नाउ अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग आपको धीमे धीमे अपना बढ़ाना भी है। ऑलराइट, देन लास्ट का है एम टू असिस्ट फॉरेन अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये कुछ इसके मैंडेट्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री सीजेस पावर इन म्यांमार कू। ओके, मिलिट्री ने वहां टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, वो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है, हमें उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सर आपको कराएंगे इसको आगे आईआर वाले करंट अफेयर्स में। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या यहाँ रहेगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एंगल से ये न्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो पता होना चाहिए भाई कि मैप म्यांमार कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है इंडिया के। सो अगर आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नागालैंड को यहाँ से टच कर रहा है, मणिपुर, मिजोरम, तो इन 4 स्टेट्स को म्यांमार टच करता है। ऑलराइट, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर। यूपीएससी 2019 मेंस GS2 में, मेंस में GS3 में सिक्योरिटी इशू वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर इश्यूज से रिलेट करके। ठीक है, तो पहले तो आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि यार ये 4 स्टेट्स म्यांमार के बॉर्डर को टच करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव शेयर अ बाउंड्री विथ म्यांमार, तो उसमें आपको दे देगा लेट्स से त्रिपुरा दे दिया। ठीक है, त्रिपुरा देखो यहाँ पे त्रिपुरा नहीं टच करता है, यहाँ पे आपके ये म्यांमार हो गया, ये आपका त्रिपुरा, ये देखो ये नहीं टच करता है। ओके, बाकी लगभग सारे यहाँ पे टच करते हैं आपके। चलिए अब देखो इसके बॉर्डर से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है कि जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है इट हैज अ फ्री मूवमेंट रिजाइम। ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजाइम मतलब जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कुछ लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स है, खासकर ट्राइब्स, ठीक है, उनको अलाउड है वो क्या करने के लिए, टू ट्रेवल 16 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर, इधर और इधर वो लोग आ सकते हैं विदाउट वीजा। ठीक है, मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे जो भी ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, इसके बॉर्डर पे, इस पोर्शन में,
ठीक है, वो इस बॉर्डर से लेट्स से 16 किलोमीटर म्यांमार में और 16 किलोमीटर इंडिया में वो ट्राइब्स जा सकते हैं। दे आर अलाउड फॉर फ्री मूवमेंट, ठीक है, अप टू 16 किलोमीटर, ठीक है, विदाउट एनी वीजा, वीजा उनको नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्री मूवमेंट रिजाइम। और लगभग 250 विलेजेस, 250 विलेजेस यहाँ पे हैं इनके बॉर्डर पे, और करीबन 3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर के ही रेंज में, 10 किलोमीटर के मतलब लेट्स से बाउंड्री है ये, यहाँ म्यांमार है और यहाँ इंडिया, तो इसके 10 किलोमीटर से यहाँ तक 16 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर तक के रेंज में ही, ठीक है, इसी रेंज में करीबन 3 लाख लोग रहते हैं। दैट्स वाई नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इतने लोग हैं, फ्री मूवमेंट है, कोई भी घुस आएगा, तो यहाँ पे ये आपकी वायलेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ऑलराइट, सेकेंडली इज जो आपका इंसर्जेंसी हो गई। थर्ड आपका हो गया गोल्डन ट्रायंगल, जो कि रिलेटेड है ड्रग स्मगलिंग से, ठीक है, ड्रग्स स्मगलिंग से। तो ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल। तो अगर आप देख सकते हो, ये म्यांमार एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर आपका आपका हो गया ये थाईलैंड मलेशिया हो गया, ठीक है, और एक कॉर्नर आपका वियतनाम हो गया। ऑलराइट, ये लाओस, लाओस, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, ये ड्रग कार्टेल हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो कि स्मगलिंग करते हैं यहाँ से ड्रग्स। तो जैसे म्यांमार में आया तो ये ईजिली इंडिया में यहाँ पे पहुँच जाता है। दैट्स वाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसे ड्रग स्मगलिंग केसेस बहुत ज़्यादा है। सिमिलर चीज़ आपकी इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, तो अगर मैं दिखाऊं, सो अगर ये आप देख पा रहे हो, सो दिस इज राजस्थान, ये पंजाब आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है, और यहाँ पे अफगानिस्तान। तो ये एक बेसिकली ऐसा क्रिसेंट शेप फॉर्म करते हैं, चांद का शेप ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। सो पंजाब और पार्ट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान में जो ड्रग्स आते हैं ये इधर से ही सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से इस जगह यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट में आपका गोल्डन क्रिसेंट और ईस्ट में आपका गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मेंस फेस में बहुत अच्छे से आप लिख भी सकते हो, क्वेश्चन भी प्रीलिम्स से कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पहला रॉकेट जो कि बायोफ्यूल से उड़ा है। ओके, सो स्टारडस्ट 1.0 इसका नाम दिया गया है, स्टारडस्ट 1.0, जो कि एंटायरली बायोफ्यूल से उड़ाया जाएगा, ठीक है, यूएस से उड़ाया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स से, और ये पहला कमर्शियल स्पेस होगा, फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च होगा जो कि पावर्ड बाय अ बायोफ्यूल, फर्स्ट होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स क्या है कि भाई बायोफ्यूल होते क्या है, व्हाट आर बायोफ्यूल्स। सो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जैसे लेट्स से आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है, या फूड क्रॉप्स हो गए आपके, राइट, काउडंग हो गया, ठीक है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड एज अ बायोफ्यूल, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बनाए जाते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो इनको बोला जाता है बायोफ्यूल, और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं आपके सॉलिड, सॉलिड में आपके आ जाएंगे जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, सूखे प्लांट्स हो गए, ड्राइड प्लांट्स, राइट। आपके लिक्विड भी होते हैं, लिक्विड में आपके क्या क्या आ जाएंगे, बायो इथेनॉल, ठीक है,
फिर आपके बायोडीजल आ जाएगा, जेट्रोफा प्लांट आप सबको पता होगा, ठीक है, उससे बायोडीजल बनता है। देन गैसियस भी होता है, गैसियस में ऐसे आपके बायोगैस हो गया। तो ये कुछ टाइप के बायोफ्यूल्स होते हैं। ऑलराइट, चलिए ये देख लेते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम भी है। तो देखिए ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है प्राइमरी बायोफ्यूल, जैसे आपके जो डायरेक्टली जला लिए, जैसे लकड़ी हो गई, वुडन चिप्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गए, काउडंग वगैरह, ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी जो होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेकेंडरी बायोफ्यूल्स। इसमें पहला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2017, क्वेश्चन ऑन थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के ऊपर, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं वो जितने भी फूड क्रॉप्स होंगे खाने वाले, ठीक है, वो आपके फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। जैसे आपका पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, वीट हो गया, ये आपके फूड क्रॉप्स होंगे, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। सेकेंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको खाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जैसे कसावा, जट्रोफा, ऑलराइट, ये सब आपके वुड, ग्रास, ये सब आपके सेकेंड जनरेशन में आ गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, जो कि एल्गी वगैरह से बनते हैं, माइक्रो एल्गे, ठीक है, या बायो हाइड्रोजन, ये सब आपके थर्ड जनरेशन होते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज फूड क्रॉप्स, सेकेंड जनरेशन इज नॉन फूड क्रॉप, एंड थर्ड जनरेशन इज बेसिकली माइक्रो एल्गी, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करके याद करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनियन बजट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई थी एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मास्क पहन के, मिस निर्मला सीतारमन, ठीक है। चलिए, सो पहला था जो पॉलिसी अब इन्होंने अपनाई है एनवायरमेंट रिलेटेड, दैट इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ठीक है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। तो बेसिकली देखो इसके अंदर क्या चीज़ बोली गई है कि ऐसे व्हीकल्स, ठीक है, तो व्हीकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कमर्शियल व्हीकल और दूसरा होता है आपका पर्सनल व्हीकल, ठीक है। तो जो भी कमर्शियल व्हीकल जो कि 15 साल से जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, और पर्सनल व्हीकल जो कि 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको मैंडेटरी चेकअप कराना है, मैंडेटरी चेक, कि इनका भाई परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इतना धुआं क्यों छोड़ रही है, ठीक है। तो ये जितने भी टेस्ट होंगे, ये टेस्ट करवाए जाएंगे, ये मैंडेटरी होंगे, ऑलराइट, और ये वैलिड होंगे ये टेस्ट 5 साल के लिए। 5 साल में आप कभी भी करा सकते हैं, ओके। और ये टेस्ट की कीमत करीबन होगी 40,000 रुपये। लेट्स से मेरे पास कोई गाड़ी है, मेरी पर्सनल गाड़ी, और मैंने टेस्ट करवाया, पहले टेस्ट में लेट्स से मेरी गाड़ी फेल हो गई, ठीक है, दूसरे टेस्ट में भी अगेन फेल हो गई, तीसरे टेस्ट में भी फेल होगी, तो भाई मुझे अपनी गाड़ी को स्क्रैप में भेजना पड़ेगा, राइट। मैं नहीं बचा सकता फिर अपनी गाड़ी, वो गई कबाड़ में अब, ओके। तो ये 3 टेस्ट का लिमिट दिया गया है कि अगर तीनों फेल हो गई तो आपकी गाड़ी जाएगी कबाड़ में, ओके। तो ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है। इससे क्या होगा, जितने भी अर्बन एरियाज़ में पुरानी गाड़ी लेके लोग घूम रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन हमारा अर्बन एरियाज़ में कम होगा। सेकेंडली ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया गया है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लीनर फ्यूल फॉर कुकिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और स्टबल बर्निंग, इसके ऊपर बजट में कुछ दिया ही नहीं गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लीनर फ्यूल फॉर कुकिंग, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टबल बर्निंग, इनके ऊपर बजट में कुछ बोला ही नहीं गया, राइट। तो अब देखो इसका एक मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ जो कि आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो।
पहला चीज़ है, अगर हम क्लीनर फ्यूल की बात करें, पहला, राइट, लगभग 63% रूरल हाउस होल्ड जो हैं, गांव में रहने वाले लोग, अभी भी लकड़ी, फायरवुड जला के अपना घर पानी वो लोग खाना वाना बनाते हैं। ओके, इसको रोकने के लिए पीएम उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने, जिसके अंदर एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, बट उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कि भाई मैंने सिलेंडर तो ले लिया, अब रिफिल के लिए क्या करूं, तो 10 बार प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो ये चीज़ है। सेकेंडली, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, आप सबको पता है, COP21 पेरिस में इंडिया ने बोला है कि भाई 2022 तक लगभग 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, और इस टारगेट को और बढ़ा दिया गया कि 2030 तक हम 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से और बनाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंटली इंडिया में, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंटली इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो है 373 गीगावाट, जिसमें से सिर्फ 38%, दैट इज 136 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। बाकी आपकी थर्मल, हाइड्रो है। ठीक है, थर्मल है बेसिकली। 136 गीगावाट जो कि केवल 38% है, वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो इस पे भी इन्होंने कोई बात नहीं की, करनी चाहिए जबकि। थर्डली, स्टबल बर्निंग जो कि बहुत बड़ा इशू चलता है, आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, इसमें पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में भर जाता है। ओके, आंखें नहीं खुलती, इतनी जलन होती है, राइट। तो इसके ऊपर भी बजट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है इंडिया टू लॉन्च हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो जैसे भी हमने बात की अभी बायोफ्यूल्स की, तो इसके थ्रस्ट देने के लिए, थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे देखो बेनिफिट क्या क्या होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, पहला तो होगा डीकार्बनाइज, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हम कम करेंगे। ओके, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री, इनसे CO2 बहुत रिलीज होता है। तो अगर हम इन जगह हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम कर देंगे। सेकेंडली, इंडिया की जो NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि जिसके तहत हम बोले थे कि 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, तो उसको भी ये मीट करेगा, हाइड्रोजन एनर्जी। ऑलराइट, देन रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को भी ये पूरा करेगा। जो गैप्स हैं रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी में, जो गैप्स हैं प्रेजेंटली, उसको भी ये फिल कर देगा ये मिशन। ठीक है, तो ये तो चलो करेगा वाली बात है कि फ्यूचर की बात है, राइट, कि करेगा। तो इसको करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ है कि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी अभी पता नहीं है। ठीक है, कि भाई कितना सस्ता होगा या कॉस्टली होगा। साफ सीधी बात है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कॉस्टली होगी, कॉस्टली होगा तो इसको कमर्शलाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं, इसमें हो सकते हैं। ओके, और ये जनरल इश्यूज हैं, किसी भी एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस में आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये भी बात इसमें बजट में की गई थी। ओके, देन वी हैव ओनली 2.8% प्लांटेशन टारगेट अचीव्ड अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बता देता हूं। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है, बेसिकली जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का, जिसके तहत 8 मिशंस हैं, 8 मिशंस। ठीक है, कुछ सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसी के अंदर एक मिशन है आपका ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर टारगेट्स क्या क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन में टारगेट क्या है। तो बेसिकली
2015 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था, ग्रीन इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका टारगेट है कि भाई 2022 तक, ठीक है, 2022 तक हमें 5 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड को फॉरेस्ट कवर के अंदर हमें लाना है। फॉरेस्ट कवर एंड नॉन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, मतलब ग्रीन करना है, चाहे खेती में लाओ चाहे फॉरेस्ट में लेके आओ, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया टारगेट रहेगा। ओके, कि 5 मिलियन हेक्टेयर हमको फॉरेस्ट एरिया लेके आना है, ठीक है, जिसमें से अभी तक केवल 2.8% हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मतलब 0.14 मिलियन हेक्टेयर ही हम अभी तक ला पाए हैं 5 सालों में, ठीक है। तो ये एक आपका इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है कि 5 सालों में केवल 0.14 मिलियन हेक्टेयर हम ले पाए हैं। 2.8% हमारा अभी तक अचीव हुआ है, हमको 5 मिलियन हेक्टेयर लेके आना है, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। प्लस प्रीलिम्स के लिए आप क्या याद कर लेना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 8 मिशन इसके अंदर जो हैं उनका टारगेट क्या है वो ज़रूर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये आपका मैं आपको देता हूँ होमवर्क कि ये ज़रूर पढ़ लेना। देखो, एज अ फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी और कुछ मेहनत मैं आपको करूँगा, ठीक है। वो हम जब मिल जाएंगे दोनों चीज़ें तब वो होता है सक्सेस में क्रिएट होगा, राइट। तो हमको थोड़ा बियॉन्ड भी जाना है, केवल यही चीज़ नहीं पढ़ लेनी है, थोड़ा जो मैंने बोला कि यार ये एक्स्ट्रा आप कर लो, राइट। तो ऐसे हमको प्रॉपरली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फिल्टर आउट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। केवल हम बस ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसको एग्जाम में यूज़ करना है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में हमें अपनी तैयारी फोकस रखनी है, ऑलराइट। तो जो मैंने आपको बोला था कि बीच में वीडियो में कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ अगर आप लोग को चाहिए, उस पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में थे, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैप के थ्रू सारे प्लेसेस को दिखाऊंगा, ठीक है। मेजर स्ट्रेट्स हो गए, ठीक है, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट, क्रास स्ट्रेट, जिब्राल्टर हो गया, कोई इंपॉर्टेंट वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है वो पता होना चाहिए हमें, राइट। जितने भी रिवर्स हैं कहाँ से ओरिजिन हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर देना एंड कमेंट में अपने सारे डाउट शेयर कर देना। आने वाले कुछ टाइम में हम एक जूम सेशन भी कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं 1-on-1 आपसे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा, ठीक है। 1-on-1 बात करेंगे जूम पे, आप अपने डाउट्स रखना, मैं आपकी तैयारी का प्रोग्रेस भी देखूंगा, ठीक है। तो ये भी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलराइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ सेफ डे, बाय।